गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमन 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 सुमनो रमकान्तियुते स्थितरजनी रजनी 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 करवाक्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिवृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः पुरुषाय नमः गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये ॐ हरिः ॐ इमामे अगना इष्टाका सामुदरश्चामधियन् चान्तश्चापरार्धश्चैतामे अगना इष्टाकाधे नमः सन्तवामुतरामुखमिल्लोके हरिः ॐ। मुनि कुमार से प्रतीत होने वाले ये संस्कृत संस्थान गोमती नगर के बच्चों ने वैदिक उच्चार करके यहाँ के सभागार को बहुत ही पवित्र गुंजायमान कर दिया है। ये आयोजन और भी सफल और भव्य हो रहा है। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया जिनकी कृपा से ये आयोजन हो रहा है, क्योंकि वो भाषा संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे कुलगुरु कुलपति जी की कृपा दृष्टि से और माननीय प्रोफेसर सुरसाद दीक्षित जो हमारे गुरुवर हैं, उनकी परामर्श से ये आयोजन सफल हो रहा है। और हम आज बहुत कृतकृत्य और धन्य हैं जो हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। वे अपनी ओजस्विता से, अपनी तेजस्विता से, अपने संयम से, अपनी जीवनचर्या से पूरे देश में जाने जाते हैं। हमारे युवाओं के लिए प्रेरक हैं, हमारे लिए प्रेरक हैं। हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय और भाषा संस्थान आज उनके प्रति हृदय से उपकृत है। उनके स्तवन में, उनकी अभ्यर्थना में, उनकी प्रार्थना में, उनके सम्मान में हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी माननीय मुख्य अतिथि जी का पुष्पगुच्छ और उत्तरीय मोमेंटो भेंट करके उनका स्तवन करें। डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी। आगे मत आगे बताना भाई कोई। ये क्षण हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है, अमोल है। इसे हम संजो कर रखेंगे और सदियों तक हमारा विभाग ये याद रखेगा कि योगीराज हमारे बीच पधारे हैं। और इसीलिए अन्य मुख्यमंत्रियों से वो भिन्न और विशिष्ट हैं, अनूठे और विलक्षण हैं, क्योंकि जो संयम की मर्यादा है, जो कर्मठता है, जो सादगी है, जो संत स्वरूप है, वो उनमें विद्यमान है। आज देश को इसी कड़ी में अपने माननीय कुलपति जी से अनुरोध करेंगे कि विश्वविद्यालय की ओर से माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, और उनके स्वागत में हम सभी का स्वागत सन्निहित है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कुलपति जी,
प्रोफेसर आलोक कुमार राय। आलोक कुमार राय जी से हमारे सभी छात्र और समाज में परिचित होंगे कि वो अभी BHU से हाल ही में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं और बहुत ही विद्वान प्रोफेसर हैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। ये हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष है। इस विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरे किए हैं और बहुत ही गरिमापूर्ण विश्वविद्यालय है जिस पर अभी कुलपति जी प्रकाश डालेंगे। इस स्वागत की श्रृंखला में हम निवेदन करेंगे कि गुरुवर प्रोफेसर शिव प्रसाद दीक्षित जी जो हमारे गुरु हैं और इस परामर्शदाता हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस समय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हैं, प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी आए और गुरुवर का स्वागत करें इस आयोजन की ओर से। प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी विश्वविद्यालय के बहुत वरिष्ठ आचार्य और हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमशंकर तिवारी से निवेदन है कि माननीय कुलपति जी का वो स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट करके। हम गुरुवर शिव प्रसाद दीक्षित के प्रति उपकृत हैं। उन्होंने हमें चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया और आगे हिंदी साहित्य की जो शलाका पुरुष है और हिंदी की जो संवर्धना कर रहे हैं पूरे दुनिया में जा करके, वो हमारे लिए बहुत प्रेरक हैं। प्रोफेसर प्रेमशंकर तिवारी से निवेदन है कि हमारे कुलपति जी का स्वागत करें। एक क्षण को हम चुरा लेना चाहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि से हम निवेदन करना चाहेंगे कि ये विश्वविद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक और गरिमापूर्ण है। यहाँ पर अनेक पद्म भूषण और शांत श्री भटनागर पुरस्कार, BC राय पुरस्कार, ऐसे पुरस्कारों से अलंकृत लोगों की एक नामावली है। यहाँ की अलमनाई पूरी दुनिया में ख्यातलब्ध है। बहुत पहले KGMC भी इस विश्वविद्यालय से जुड़ा था और जिस पर पूरे विस्तार से हमारे कुलपति जी प्रकाश डालेंगे। इस स्वागत कड़ी में हम चाहेंगे कि डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी का स्वागत भी प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी कर दें। डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी की प्रेरणा से यह लखनऊ विश्वविद्यालय को इतना बड़ा आयोजन मिला है। वो भाषाविद हैं और वो जानते हैं कि इस समय किसी सदी में एक भाषा हमारे लिए चुनौती है कि हिंदी का प्रसार हम कैसे करें और हिंदी अपनी भारतीय भाषाओं को अपने में समेट कर या उसको साथ लेकर दुनिया में आगे कैसे आए। इस समय 3 बड़ी समस्याएं हैं कि हम मातृभाषा का अनुरक्षण करें, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी कैसे हमारी जाए और इसी के साथ साथ हिंदी राजभाषा का संवैधानिक दर्जा कैसे प्राप्त करें और भारतीय भाषाओं में लिखने वाले साहित्य के बीच जो समानता के सूत्र हैं उनको समाहित करते हुए एक भारतीय साहित्य का निर्माण कैसे हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में जितेंद्र कुमार जी जो भाषा सचिव हैं उनके सम्मान के लिए हम विभाग के प्रोफेसर रमेश्वर त्रिपाठी से निवेदन करेंगे कि वो आएँ और भाषा सचिव जितेंद्र कुमार जी का स्वागत करें। और विलंब अधिक न हो तो सुशील कुमार गौरिया के निदेशक हैं उनका हम पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करना चाहेंगे क्योंकि वो पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का बहुत ही मनमोहक पुलगीत है जिसमें यहाँ की संस्कृति और परंपरा समोई हुई है। हम चाहेंगे कि हमारे छात्र माननीय मुख्य अतिथि के सम्मान में पुलगीत प्रस्तुत करें।
बच्चों तुम्हें संवेद शुभाशीष। और अब हम अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के मुखिया और यशस्वी और शोभन व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, जो प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, वो माननीय मुख्य अतिथि जी के स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित। धन्यवाद योगेन जी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान एवं हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय भाषा महोत्सव के इस त्रिदिवसीय आयोजन के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष और दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए हिंदी के विद्वान साहित्यकारों, आचार्यों, हिंदी सेवी संस्थाओं के संचालक, शोध छात्र एवं छात्राएं तथा प्रतिभागी के रूप में उपस्थित सभी हिंदी सेवियों का लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शताब्दी वर्ष पर यह आयोजन विश्वविद्यालय के लिए बड़ा ही गरिमापूर्ण अवसर है। इस गरिमा को भव्यता प्रदान करने में उत्तर प्रदेश राज्य के तपस्वी, यशस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पधारने से चार चांद लग गया है। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कुलपति के रूप में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, पूर्व विभागाध्यक्ष और इस आयोजन के परामर्शदाता प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजनारायण शुक्ल, प्रमुख सचिव भाषा श्री जितेंद्र कुमार जी, संयोजक प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, आयोजन सचिव प्रोफेसर पवन अग्रवाल और आयोजन से जुड़े प्रत्येक सदस्य को इतने भव्य आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास, जैसा अभी योगेन जी बता रहे थे, अत्यंत गौरवशाली रहा है। यहाँ के पूर्व छात्रों ने विविध क्षेत्रों में महती ख्याति अर्जित की है। बीरबल साहनी, राधा कमल मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, महान हॉकी खिलाड़ी बाबू के.डी. सिंह, क्रिकेटर सुरेश रैना, पत्रकार विनोद मेहता, राहुल कंवल यहीं के विद्यार्थी रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, प्रोफेसर टी.एन. मजूमदार, प्रोफेसर काली प्रसाद जैसे नामचीन विद्वान भी इस विश्वविद्यालय की उपलब्धि का प्रतीक है। अपने सीमित आर्थिक संसाधनों और अवस्थापना सुविधाओं की चुनौतियों के बावजूद भारत सरकार के उत्कृष्ट पुरस्कारों में 2 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण, 18 पद्मश्री पुरस्कारों के साथ BC रॉय पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इत्यादि यहाँ के छात्रों ने प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ योग्य शिक्षक, उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी छात्र, प्राचीन भव्य इमारत और यहाँ की उपलब्धियाँ इसे देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समकक्ष खड़ा करती हैं। अपने शताब्दी वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय ने शिक्षण और शोध को अपनी योजना का आधार मानकर यहाँ कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध जनों के बीच मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि इस विश्वविद्यालय के कई कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष के विश्वविद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में पहली बार शुरू हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला देश का श्रेष्ठतम 10 विशिष्टताओं से सुसज्जित चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें अंतर विषयी क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था भी है, बना रहा है, जो अगले सत्र से हमारे छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। ऐसा करने वाला ये देश का पहला विश्वविद्यालय हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीते 26 जनवरी को 26,000 पौधों का रोपण किया, लेकिन ये हिंदुस्तान का पहला विश्वविद्यालय है जो अपने कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन का भी आकलन करने जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट लेने की दिशा में भी प्रयास शुरू कर रहा है। हमारे प्रत्येक विभाग अपने अपने विभागों का YouTube चैनल बना रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर विद्वानों के विशिष्ट व्याख्यान अपलोड करके छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध कराने के लिए हम कृत संकल्प हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने के साकार होते अति विशिष्ट व्याख्यान हमारे छात्रों के लिए
लगभग मुफ्त उपलब्ध रहेंगे। लेकिन यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जो इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटाइज करने भी जा रहा है। यह विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जो अपने यहाँ इंटीग्रेटेड पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने की संभावना पर कार्य कर रहा है और अपने नए पीएचडी ऑर्डिनेंस में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से शोध को गतिशील, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाए जाने पर कार्य कर रहा है। छात्र हमारे सभी योजनाओं का केंद्र बिंदु है। अपने शताब्दी वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय देश में पहली बार छात्र ओपीडी, ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये आवर प्यूपिल स्टे है, छात्र ओपीडी शुरू करने जा रहा है जो शिक्षक छात्र संवाद व संबंध का वाहक बनेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष में स्वस्थ योजना भी शुरू करने जा रहा है जिसमें अध्यापक अधिकाधिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू कर इससे मेधावी छात्रों की शिक्षा शुरू कर रहे हैं, जिससे मेधावी छात्रों की शिक्षा को सहयोग मिलेगा। अगले क्रम में इस योजना को हम अपने पूरा छात्रों तत्पश्चात इसे व्यापक समाज में ले जाने की योजना पर भी कार्य कर रहे हैं, जिससे यहाँ के अधिकाधिक छात्रों की मेधा को मान, उनकी शिक्षा को सहयोग और उनकी आकांक्षा को उड़ान मिल सके। विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ने के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय समाज के वंचित वर्ग की बहनों को गर्भ संस्कार में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम भी आरंभ करने जा रहा है। लखनऊ को टीबी मुक्त करने में भी विश्वविद्यालय अपने छात्रों के साथ सतत प्रयत्नशील है। शुरुआती प्रक्रिया में हमने 5 गांवों को गोद लिया है। विश्वविद्यालय स्थानीयकरण की अपनी बनाई दुनिया से बाहर निकल क्षेत्रीकरण से बाहर निकल संस्था का राष्ट्रीयकरण, तदोपरांत अंतर्राष्ट्रीयकरण का सूत्र बने, हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रसर है। लखनऊ विश्वविद्यालय को देश का शीर्ष विश्वविद्यालय बनाने के लिए विश्वविद्यालय के समस्त भागीदार संकल्पबद्ध हैं। मेरी हार्दिक कामना है कि शताब्दी वर्ष में हर विभाग किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन, कार्यक्रमों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन करके अपने विषय और विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन में योगदान दें और यह आयोजन अन्य विभागों के लिए प्रेरक सिद्ध हो। हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के उन्नयन के लिए किए जा रहे इस कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति से उत्तर प्रदेश की राजधानी में अवस्थित लखनऊ विश्वविद्यालय की छवि पूरे देश में पुनः प्रकाशमान होगी, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। एक बार पुनः इस आयोजन में आए हुए देश विदेश के तमाम विद्वानों, शोध छात्रों और समस्त प्रतिभागियों का लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति हार्दिक हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उनके नेतृत्व, सहयोग और आशीर्वाद की आकांक्षा प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अनेक सा आभार। इस उद्घाटन सत्र में हमारे देश और दुनिया के तमाम गणमान्य विद्वान हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में मैं विभाग की ओर से उनको नमन करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य और हमारे लिए अभीष्ट भी है। इसलिए कि नामगढ़ शैली अपनाते हुए प्रोफेसर गोपीनाथन सदंपत पधारे हैं, जो वर्धा से हैं और वहाँ के कुलपति रहे, साहित्य अकादमी अध्यक्ष रहे, और विदुषी साहित्यकार मृदुला गर्ग जी पधारी हैं, जो स्त्री विमर्श की विशेषज्ञ पूरे देश और दुनिया में उनको पढ़ा जाता है, शोध किया जाता है। प्रोफेसर विद्याविंद सिंह जी जो कि हिंदी की बहुत इस समय लोक साहित्य की पुरोधा हैं और एकेडमी के साथ साथ हिंदुस्तानी एकेडमी और उत्तर हिंदी संस्थान के दोनों अध्यक्ष विराजमान हैं। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब, प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी, और इंडोनेशिया से पधारे हुए हैं जो कि इस समय पद्म भूषण भी प्राप्त हैं। धारवाड़ से हैं टी.आर. भट्ट साहब, हमारे बीच में प्रोफेसर पाल साहब हैं, और इसी प्रकार से जल्दी से नाम लेना चाहूँगा। प्रोफेसर बी.वाई. ललितांबा जी बेंगलुरु से हैं और तुलनात्मक भारतीय साहित्य से पूरी दुनिया में जानी जाती है। जयंती प्रसाद नौटियाल जी आए हुए हैं। लोहमी जी ने चीन में लंबे समय तक सेवा की है। शैलेंद्र कुमार शर्मा उज्जैन से हैं और डॉक्टर प्रोफेसर अरुण भगत जी हैं, डॉक्टर राकेश पांडे जी हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर राममोहन पाठक जी हैं, प्रोफेसर उदयशीर साहब हैं, प्रोफेसर विनय कुमार सिंह जी हैं, प्रोफेसर इकबाल कालीकट से पधारे पूरी दुनिया से 150 विद्वान इस सभा में हैं। प्रोफेसर हेमराज मीणा जी, प्रोफेसर बाबूरामपुर क्षेत्र से तमाम विद्वान हैं और हम सब सारे विद्वानों का हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे विभाग के सारे पूर्व विभागाध्यक्ष और आचार्यगण हैं, शोध छात्र लोग हैं।
हम महाविद्यालयों संयुक्त महाविद्यालयों से लोग पधारे हुए हैं, पड़ोसी जिलों से और कई यूनिवर्सिटीज़ के विद्वान हैं, सबका हम हृदय स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में माननीय मुख्य अतिथि जी के स्वागत और सम्मान कड़ी में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल से निवेदन करेंगे कि अपने भाषा संस्थान की एक रिपोर्ट और एक प्रस्तावना इस पूरे आयोजन की प्रस्तुत करने के लिए जो है कृपा करें डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी, जो महोत्सव की प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। नार्वे से सुरेश शुक्ल जी भी आए हुए हैं, वो भी कह रहे थे कि हमारा भी नाम ले दो। नार्वे से हैं, अच्छे साहित्यकार हैं क्या। अत्यंत आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान आलोक राय जी, परम विद्वान हमारे बीच में बैठे हुए सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, भाषा विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार जी, और वस्तुतः ऐसे ही बहुत बड़े विद्वानों से हमारा हाल आज सुशोभित है। आदरणीय और प्रख्यात विद्वान मृदुला गर्ग जी, और अभी नाम लिया है, सबका परिचय कराया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। सभी लोग, सभी देश भर के विद्वान, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और विद्यार्थियों, आज का जो एक कार्यक्रम है उसकी जो थोड़ी संकल्पना है, क्यों करवाना है, कैसे इसका विचार आया, इसके विषय में थोड़ा जल्दी मैं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए सब लोग आए हुए हैं। इससे पहले एक कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान करवा चुका है, भारतीय भाषा संगम के नाम से। और वहां पर जब तमाम तमिल के, तेलुगु के, कन्नड़ के सारे विद्वान एक साथ आए और तमाम विधाओं पर जब चर्चा उन्होंने शुरू की, तो उनका कहना था कि तमाम सेमिनार होती हैं देश भर में, हिंदी की तमाम विषयों की सेमिनार, सैकड़ों सेमिनार होती हैं, लेकिन इस प्रकार की सेमिनार हमने अपने कार्यकाल में अभी तक देखी नहीं है, जहां तमाम विद्वान एक मंच पर बैठ करके तमाम विधाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किन विधाओं में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रगति है, क्या क्या विकास है। ऐसे सारे विद्वान एक साथ आए। ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा काम कर रही है, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। ये उन विद्वानों का कहना था। मुझे भी हैरानी हुई, क्या सचमुच ऐसा होगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सारे विद्वानों को एक साथ बिठा करके ये होते ही नहीं है क्या? मुझे लगा कि ये कार्यक्रम होने चाहिए और इन कार्यक्रमों का विकास लगातार होना चाहिए, इन पर बात होनी चाहिए तमाम भाषाओं के बारे में। दरअसल भाषा और संस्कृति देश की आभा होती है, यानी विकास कार्य है, तमाम बाकी चीजें हैं, देश का विकास करते हैं, पर भाषा संस्कृति बहुत आवश्यक है। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ में, गुप्ता जी हमारे साथ में, उनके साथ में हम लोग गए थे मॉरिशस। वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे अनुरुद्ध जगन्नाथ जी, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की कि अगर भाषा नहीं बचेगी तो संस्कृति भी नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में जो आपको संस्कृति दिखाई दे रही है, भारतीय संस्कृति, भाषा समाप्त होती चली जा रही है वहाँ से हिंदी, और अगर ये यही रहा कि हिंदी वहाँ से समाप्त हो गई तो संस्कृति को भी जाते देर नहीं लगेगी। और इसीलिए भाषाओं का विकास होना चाहिए। सभी भाषाएं जो भारत की प्रख्यात भाषाएं हैं, तमिल बहुत प्रख्यात भाषा है, प्राचीन भाषा है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सभी का समृद्ध साहित्य है। इन पर चर्चा और विमर्श करना और भारतीय भाषाओं को बचाने का काम करना, ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने इसको अपना लक्ष्य बनाया है, वो ये काम करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भाषा संस्थान को बनाया, भाषा संस्थान को ये कार्य सौंपा है, और पूरे देश में केंद्र के अलावा, केंद्र का भारतीय भाषा संस्थान है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी प्रदेश के द्वारा देश की 22 भाषाओं को संरक्षित करना, उनका विकास करना, उनका उन्नयन करना, उनके बारे में सोचना, ये काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वस्तुतः जो भाषा और संस्कृति के ऊपर बहुत सचेष्ट हैं, ये काम दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। वो जहाँ विकास का काम कर रहे हैं, वहाँ भाषा और संस्कृति के ऊपर लगातार प्रयास रहते हैं, लगातार प्रेरणा देते रहते हैं, बताते रहते हैं। हमारी बोलियों के ऊपर, उत्तर प्रदेश की बोलियां हों या भाषाएं हों, उनके लिए काम करने का उनका उत्साह, उनकी प्रेरणा लगातार हमारे साथ रहती है, और इसीलिए काम हम कर पा रहे हैं। उसका एक छोटा संस्थान अभी होते हुए भी पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जहां तमाम विद्वान बहुत लोग आए हुए हैं। ये कार्यक्रम भी ऐसा ही उसी की कड़ी है। 3 दिन तक हम ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं
जिन पर बहुत समय से बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है। हम सेमिनार करते हैं लेकिन कुछ लोकप्रिय विषय चुन लेते हैं हम, और उन लोकप्रिय विषयों पर बार बार वही सेमिनार होती हैं। हमने बहुत मेहनत करके, सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने, यहाँ के हिंदी संस्थान ने, हिंदी विभाग ने बहुत परिश्रम करके, आप देखेंगे उसकी पुस्तिका, तो बहुत परिश्रम करके हमने ऐसे तमाम विषय निकाले हैं जिन पर काफ़ी समय से लगभग चर्चा नहीं हो रही थी। इन सारे विषयों पर 3 दिन तक हमारे पूरे देश भर के विद्वान ये चर्चा करने वाले हैं, और इन चर्चाओं से जो निष्कर्ष निकलेगा, जो बातें आएंगी, उत्तर प्रदेश संस्थान उसका लाभ वो उठाएगा। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी वो रिपोर्ट सौंपेंगे, और इस दिशा में हम आगे लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो इस दिशा में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान इस प्रकार के और तमाम काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मराठी के साथ उन्होंने एक अनुबंध किया था, उसके लिए 5 पुस्तकों का हमने अनुवाद भी करा रहे हैं, मराठी की पुस्तकों का। इसके अलावा कुछ पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं। अरुणाचल प्रदेश की लोक कथाएं, ये एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। कश्मीर के विद्वानों की एक श्रृंखला पूरी दीक्षित जी ने लिखी है। ऐसी कुछ पुस्तकें भी भारतीय भाषा संस्थान, जो बहुत अच्छी पुस्तकें हो सकती हैं, इन पुस्तकों का हम प्रकाशन भी करवा रहे हैं। ऐसे तमाम काम उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कर रहा है। इस कार्यक्रम से हमें गति मिलेगी, हमारा जो भाषा और संस्कृति को विकास मिलेगा, ऐसी आशा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आभार डॉक्टर राजेंद्र स्वामी जी, उन्होंने अपनी संस्थान की और इस आयोजन की संकल्पना प्रस्तुत की। अब इसी कड़ी में हम अपने गुरुवर प्रोफेसर प्रसाद दीक्षित जो इस आयोजन के परामर्शदाता हैं, ऐसे अनुरोध करेंगे कि आज के आयोजन का भी वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय गुरुवर दीक्षित। माननीय मुख्यमंत्री जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राय साहब, इस भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शुक्ल, प्रदेश के सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र जी, देश और देशांतर से पधारे हुए विद्वज्जन, भाषा प्रेमी देवी सज्जनों और प्रिय छात्र छात्रा। भारत एक भाषा बहुल राष्ट्र है, किंतु विडंबना की बात यह है कि पहला जो लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था, उस समय भारत में कुल मिलाकर 1552 भाषाएं दर्ज कराई गई थी। अभी जो पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ है, उसमें हमारी भाषाएं सीमित कर 780 रह गई, यानी आधी भाषाएं लुप्त हो गई। भाषाओं का यह विघटन या क्षरण साधारण दुर्घटना नहीं है, एक राष्ट्रीय संस्कृति का ह्रास है। इस पर भाषा महोत्सव के अंतर्गत विचार विमर्श करने की जरूरत है। आप ये स्वीकार करेंगे कि हर भाषा के मुख्य 5 चरित्र होते हैं। वो बोलचाल की भाषा होती है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज कहते हैं। वो साहित्य की भाषा होती है, जिसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध इत्यादि विधाएं रची जाती हैं। वो शिक्षण की माध्यम भाषा होती है, जिसमें अक्षर ज्ञान से लेकर उच्च स्तर तक पढ़ाई होती है। वो संचार की भाषा होती है, जिसमें अखबार, रेडियो, टीवी और अब तो सोशल मीडिया, इन सब का लेखन किया जाता है। और सबसे अधिक वो राजकाज की भाषा होती है, जिसको स्टेट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। भारतीय संविधान में इस समय 22 राजभाषा है। जब संविधान बना था तब 14 थी, बढ़ते बढ़ते 22 हुई हैं। साहित्यिक भाषाएं 24 हैं। इनमें कई प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है जो 11 राज्यों की भाषा है, बांग्ला 2 राज्यों की भाषा है, शेष एक क्षेत्रीय भाषा जिसको रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, और कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जो किसी प्रांत में, वहाँ के क्षेत्रीय प्रशासन में नहीं है, बहुभाषी जनता के बीच प्रचलित है। हिंदी को आज से 102 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा शब्द दिया था, लेकिन उन विवादों के घेरे में फंस गया है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रह गई है, ये विचार नहीं तो है। भारत में 5 भाषाएं ऐसी हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का नाम दिया गया है, जिनमें संस्कृत है, जिनमें तमिल है, जिसमें कन्नड़ है, जिसमें तेलुगु है और ओडिया है।
विचार करके देखें तो अब हिंदी, बांग्ला और मराठी भी इस स्तर पर पहुंच गई हैं कि उनको क्लासिकल भाषा की सूची में ग्रहण करना चाहिए। ये भी विचारणीय विषय है। हमारे राजभाषा के कार्यान्वयन में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि देश को भाषावाद 3 भागों में बांटा गया, क, ख, ग। अब काखा गा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी पूरे देश में समझी जाती है, पूरे देश में व्यवहार में आती है। इसलिए इस व्यवस्था का निराकरण किया जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि जो द्विभाषी नीति अपनाई गई है धारा 3(3) के अंतर्गत, वो हिंदीकरण के क्षेत्र में बहुत बाधक हो रही है। इसलिए अनिवार्य रूप से जब संघ की यह प्रतिज्ञा है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी, तो ऐसी स्थिति में द्विभाषी नीति के माध्यम से अंग्रेजी को बनाए रखना, अभी तो सहभाषा के रूप में है, लेकिन सहभाषा से ज़्यादा प्रभावी भाषा वही हो गई है। हिंदी आदि क्षेत्रीय भाषाएं उसकी सहायक लगती है, इसलिए इसका भी निराकरण करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि सलाहकार समितियों को सक्रिय किया जाए। बहुत जरूरी है कि राजभाषा कार्यान्वयन की जो अवज्ञा करते हैं उनको दंडित, और जो विशेष रूप से उसमें कार्य करते हैं उनको अभिनंदित किया जाए। बहुत जरूरी है कि सभी भाषाओं में पत्रिकाएं निकलें, पुस्तकालयों की व्यवस्था हो, हिंदी प्रकोष्ठ बनाए जाएं, उनके पद सृजित किए जाएं। ये राजभाषा का कार्यान्वयन पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। ऐसे ही पूर्वोत्तर राज्यों में आप पाएंगे कि मेघालय और अरुणाचल 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां हिंदी आमतौर से जनता के बीच बोली जाती है, लेकिन उनकी कोई राजभाषा नहीं है। हम मांग करते हैं कि हिंदी को इन दोनों राज्यों की राजभाषा बनाया जाए। ये भी जरूरी है कि अनुवाद को बढ़ावा दिया जाए ताकि सारी भाषाओं के बीच समन्वय स्थापित हो सके। और इससे ज़्यादा पुरजोर मांग ये है कि हिंदी को किस तरह राष्ट्रभाषा, राष्ट्रसंघ की, संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाया जाए, उसके लिए पूरा दूसरा जो साहित्यिक भाषा का रूप है, आप पाएंगे कि यहाँ कई आकर भाषाएं हैं। प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है, अवहर्त है, डिंगल है इत्यादि पुरानी भाषाएं। जो भारतीय साहित्यिक भाषाएं हैं उसमें संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, ईसा के लगभग 3000 वर्ष पूर्व से प्रचलित। उसके बाद तमिल है, वो भी लगभग 1500 वर्षों का ईसा पूर्व का इतिहास उसके साथ सुरक्षित है। अन्य भाषाओं में आप पाएंगे कि हिंदी या मराठी या तमिल या तेलुगु या मलयालम या कन्नड़ या उड़िया या पंजाबी या गुजराती, मराठी और बहुत सारी भाषाएं जिनके भीतर बहुत पुष्कल साहित्य है। उनके रचनाकारों का या उनकी क्लासिक कृतियों का, उनकी प्रवृत्तियों का अगर उल्लेख करने लग जाओगे तो बहुत समय लगेगा। संक्षेप में ही संकेत कर सकता हूँ ये कि इन भाषाओं के पास पुष्कल साहित्य है। संस्कृत तो और उसके साथ साथ दूसरी जो भाषाएं हैं इनमें पारस्परिक सद्भाव कैसे पैदा हो, उसके लिए अनुवाद का सहारा लेना होगा। और एक भारतीय साहित्य की संरचना हमें करनी होगी। हम उसका नाम तो ले रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय साहित्य की पूरी रूपरेखा नहीं बना पाए हैं। जैसे एक भारतीय इतिहास है, जैसे एक भारतीय दर्शन है। हमें नहीं कह सकते कि ये भारत के 10 श्रेष्ठ महाकाव्य हैं। सभी भाषाएं लड़ने लग जाएंगे कि हमारे ही काव्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वरीयता क्रम से उनका गुणानुवाद करते हुए, विश्लेषण करते हुए एक भारतीय साहित्य, समेकित भारतीय साहित्य, उसके पठन पाठन की व्यवस्था अब तो लगभग भारतीय साहित्य के नाम से हो रही है, लेकिन इसको अधिकाधिक वरीयता दी जाए, उनकी प्रकाशन की व्यवस्था हो, उनके पुस्तकालय किए जाए, उनमें शोध कार्य अच्छा हो, उसमें समीक्षा कार्य अच्छा हो, उसमें पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता अच्छी हो। यानी कुल मिलाकर के रेडियो पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता और दूसरे प्रकार के जो विकास कार्य हैं वो संपन्न हों। सबसे बड़ी चुनौती हिंदी के सामने है कि उसे शिक्षण माध्यम के रूप में कैसे स्थापित किया जाए। विश्वविद्यालय में उच्च स्तर तक, खासतौर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, प्रवास तंत्र की पढ़ाई और जो साहित्येतर विषय हैं उसमें बहुत आवश्यक है कि चाहे मौलिक लेखन हो या अनुवाद करके जो उस विषय की मानक कर दिया है वह उपलब्ध कराई जाए, सस्ती स्तरीय पाठ्य पुस्तकें छपवाई जाए, जिससे कौशल विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मौलिक चिंतन हो सके। महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि विदेशी भाषा में दी जाने वाली शिक्षा से हमारी तंत्रिका, बच्चों की जो ध्यान तंत्रिका है वो आहत हो जाती है और वो मौलिक चिंतन नहीं कर पाता है, उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। ये बड़ा अमानवीय कार्य है। उससे बचाने के लिए जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा तो अनिवार्य रूप से मातृभाषा में ही दी जाए और उच्च स्तर पर भी अपनी अपनी भाषाओं में, केवल हिंदी नहीं, हर क्षेत्र की जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, जो राजभाषा है, उन राजभाषाओं में अगर शिक्षा की व्यवस्था हो जाए तो बहुत सारा मौलिक चिंतन हो सकता है।
आज स्थिति यह है कि हर विद्यार्थी की 80% से ज़्यादा क्षमता भाषा के स्तर पर खर्च हो जाती है। बकाया 20% से वो मौलिक चिंतन नहीं कर पाता है, केवल फार्मूले रखता है। तो आवश्यक यह है कि इस प्रकार की लेखन की कार्यशालाएं की जाए, प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए जाए, इनके दृश्यात्मक सामग्री प्रस्तुत की जाए, डिजिटल पद्धति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उसके अनुसार पाठ्यक्रम का भी पुनर्गठन करना होगा, नए प्रायोगिक क्षेत्र कार्य बढ़ाने होंगे, भाषा का भी मानवीकरण करना होगा, बड़े बड़े प्रामाणिक कोश, विश्वकोश और संदर्भ ग्रंथ बनाने होंगे। इसके लिए प्रोत्साहन देना होगा, शिक्षकों को सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, भाषाओं को रोजगार पर बनाना होगा। आज विद्यार्थी की प्राथमिकता ये है कि जिस विषय में उसको जीविका मिल रही हो उसको वो पहले वर्ण करता है। तो हमें किसी न किसी रूप में अपने अपने विषय को, अपनी अपनी भाषाओं को रोजगार केंद्रित भी करना होगा। हमारे पास रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। माध्यम लेखन भाषा के माध्यम से होता है, अनुवाद भाषा के माध्यम से होता है, पत्रकारिता भाषा के माध्यम से की जाती है। अनुवाद में भी आप देखिए, चाहे डबिंग हो, चाहे दुभाषिया पद्धति हो, चाहे सार लेखन हो, चाहे रूपांतरण हो, चाहे वो हो उसका शीर्षकीकरण और विभिन्न प्रकार के लेखन कार्य हों। इन सब में पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत रचना, अग्र लेखन, वृत्तचित्र बनाना, रेडियो टीवी वार्ता स्थापित करना, ऐसे लगभग 30-35 रोजगार है जो भाषा से केंद्रित है। अगर इनका प्रशिक्षण दिया जाने लगे तो रोजगार की काफी कुछ समस्या हल की जा सकती है। उस दिशा में सभी भाषा भाषियों को विचार करने की जरूरत है। साहित्य के माध्यम से हम मुख्य रूप से 4 कार्य करते हैं। एक तो परंपरा का ज्ञान कराते हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी से जब से हमारी भाषा शुरू हुई है तब से कौन कौन सी विभूतियाँ, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ, कौन कौन सी कालजयी कृतियाँ आई, उन सबका और आज तक के लेखकों का, आज तक के रचनाकारों को परिचय देते हैं। दूसरे साहित्य के माध्यम से हम मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं, मनुष्य भाव जगाते हैं। अधिकतर जो उदात्त जीवन मूल्य है उनका प्रशिक्षण देते हैं। तीसरे रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और चौथे साहित्य का ही यह धर्म है कि वो राष्ट्रीय भावात्मक एकता का सूत्र बने, उसका सेतु स्थापित करे और एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का प्रसार करे। तो इस दृष्टि से साहित्य की नई संरचना और शिक्षण माध्यम की नई प्रविधि हमें अपनानी पड़ेगी। राजभाषा के साथ साथ संचार भाषा के रूप में हिंदी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप जानते हैं पिछले लगभग 250 वर्षों से ये संचार मुद्रित रूप में भारत में प्रचलित है। पहले 1826 में हिंदी में उदंत मातर नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। उसके काफी पूर्व जो हिक्की गजट 1780 में प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी भाषा में यहाँ आया था। भारतीय भाषाओं में पहल करने का सर्वाधिक श्रेय तमिल को है, जिसमें 1812 में वासुदेव चरितम नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। और फिर उसके बाद मराठी में भी, गुजराती में भी, ऐसे ही कन्नड़ में भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। आज स्थिति यह है कि प्रतिवर्ष लगभग 3500 पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित होती है। रेडियो में, टीवी में, सोशल मीडिया में सर्वत्र भाषा छाई हुई है। एक समय था जबकि अंग्रेजी के चैनल बहुत लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन आज हिंदी लोकप्रियता के सामने अंग्रेजी चैनल नहीं ठहर पा रहे हैं। ये हमें गर्व की अनुभूति होती है कहते हुए कि हिंदी का एक समाचार पत्र उसके पाठकों की संख्या 8 करोड़ की सीमा पार कर गई है, जो विश्व में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला पत्र है। तो मीडिया के क्षेत्र में हमारी भाषाओं ने बहुत विकास किया है। एक विशेष प्रकार की भाषा संवेदना उन्होंने दी है, एक लिंग्विस्टिक सेंटिमेंट उन्होंने अपनाया है और इसकी वजह से प्रचार प्रसार में ये भाषाएं बहुत आगे हो गई हैं। आवश्यकता यही है कि ये भगरी भाषाएं परस्पर मिलकर के कार्य करें, क्योंकि इन सबकी समस्या समान है। सबको अपने अपने क्षेत्र में माध्यम भाषा बनना है, सबको संचार भाषा बनना है, सबकी साहित्यिक समृद्धि होनी है, सबको बोलचाल के स्तर पर उतरना है। अंग्रेजी की खासतौर से कॉन्वेंट कल्चर की अंग्रेजी जिस तरह से घुसती चली जा रही है, तमिल को तमिलिश बना रही है, बंगाली को बंगलिश बना रही है, हिंदी को इंग्लिश बना रही है, उस भाषा को कैसे रोका जाए, नवाचार से हिंदी और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी समस्याएं हैं जिन पर विचार करने की महती आवश्यकता है। और बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि इन भाषाओं को किस तरह डिजिटल बनाया जा सकता है, भाषा प्रौद्योगिकी का विकास कैसे किया जाए। आज तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है, सैटेलाइट से जोड़ने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बनाने की आवश्यकता है, ऑनलाइन आने की आवश्यकता है।
अब वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो ग्राफिक्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिना कोई काम नहीं चल पा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रौद्योगिकी के नए रूप हैं इनका प्रशिक्षण कैसे दिया जाए और भाषा के साथ इनको कैसे जोड़ा जाए। आवश्यकता ये है कि स्वभाषा प्रयोग की हीन भावना से हम मुक्त हो जाए। अंग्रेजी बड़प्पन का प्रतीक है, ये जो मनोभाव बैठा हुआ है इस ग्रंथ से उबरने की आवश्यकता है। ऐसा प्रबोधन साहित्य के माध्यम से अगर हम देते रहें तो धीरे धीरे भाषिक स्वाभिमान पैदा होगा। मिशनरी प्रचार प्रसार जो हो रहा है जिसने अंग्रेजी को बहुत बढ़ावा दिया है उस पर विधिक रोक लगाई जाए। तीसरे, यह जो आशंका पैदा कर दी गई है कि हिंदी साम्राज्यवाद स्थापित किया जा रहा है इसको निर्मूल किया जाए। चौथे, अंग्रेजी को सेकेंड मदर टंग मानने वाले जो उस पर स्वाभिमान कर रहे हैं उनको भी प्रबोधन दिया जाए कि मदर टंग दो नहीं होती है, जो जिह्वा होना कोई अच्छी बात नहीं होती है, एक ही जीभ रखिए और वो अपनी असली माँ होती है। इसी तरह से केंद्रीय सेवाओं में एकाधिकार चाहने वाले अंग्रेजी का जो पक्ष लेते हैं उनको समझाने की आवश्यकता है और ये बताने की आवश्यकता है कि स्वभाषा प्रयोग द्वारा ही अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से इस महोत्सव की रूपरचना की गई है। अंत में सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए और साकेत की इन पंक्तियों के साथ अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए कहना चाहूँगा, जय देव मंदिर देहली, समभाव से जिस पर चढ़ी नटहेम मुद्रा और रंग बराटिका, मुनि सत्य सौरभ की कली, कवि कल्पना जिसमें बढ़ी, फूले फले साहित्य की यह मालिका। हमारे ऊपर गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया है कि फूले फले ये वाटिका, ये मंगलाशा आप सब तक फैलेगी। और इसी कड़ी में हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी से निवेदन करेंगे कि अपनी हिंदी अनुशीलन की जो पत्रिका गांधी विशेषांक पर तैयार की है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित कराना। बैठ जाइए। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक उदाहरण है। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ये विशेषांक तैयार है। हिंदुस्तानी एकेडमी ने बड़ी योजना से इसको तैयार किया है जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भी अपनी कुछ प्रकाशित कृतियों को लोकार्पित करना चाहता है। जमीन बैठ जाए आगे ये डॉक्टर लोहिनी जी सर चीन से पधारे हैं और आपको कुछ भेंट करना चाह रहे हैं। इधर देखिए सर। बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लोकार्पण के लिए हमें कही थी, लेकिन समय का संकोच है तो हमने एक लोकार्पण का सत्र रखा है विधिवत, और उसमें हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको पर्याप्त अवसर होगा और हमारे बड़े ही नामचीन साहित्यकार आए हैं उनके कर कमलों से होगा। और प्रवासी साहित्यकारों में सुरेश रुपण जी हमारे हैं, जापान से हैं, यास्मीन सुल्ताना जी हैं और गंगा प्रसाद शर्मा जी हैं, राकेश पांडे जी हैं, लोमी जी हैं। तो इसी प्रकार से इंडोनेशिया से पधारे हुए हैं। उमा वर्मन जी आने वाली हैं जो 25 साल यूएई में थी, सुरेश नॉर्वे से हैं। इनके हाथों से हम लोग आगे लोकार्पण करा देंगे। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान यदि अपना कुछ लोकार्पण करना चाहे, और बस माननीय से एक क्षण का हम अनुरोध करना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार किया है गीत श्री रामायण के नाम से, जल्दी से ऊपर प्रोफेसर अग्रवाल जी आयोजन सचिव जो है लेकर के आ जाएं। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ मैंने देखा है, त्रिभाषा में है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ऐसा अद्भुत ग्रंथ अभी तक तो मैंने नहीं देखा। गीत श्री रामायण 2 खंडों में है और ये विद्वानों के लिए और साहित्यकारों के लिए भी बहुत चुनौती का विषय है कि इतना अधिक लिखना, प्रूफ पाठन करना, और वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। ये राकेश दुबे जी PHU से पधारे हैं। संगीत श्री रामायण के 2 खंड हैं और आप लोग इसको आगे देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बहुमूल्य समय में आपने हमारे आयोजन की शोभा बढ़ाई और हम जिन्हें सुनने के लिए बहुत ही लालायित हैं
जिनकी अविरल प्रतीक्षा थी, अब हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे बीच पधारें और अपने आशीर्वचन से इस आयोजन को सफल बनाएं। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। हाँ, बहुत बढ़िया। आ जाइए भाई। भारतीय भाषा महोत्सव के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित है लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, सभापति हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी, प्रमुख सचिव भाषा पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी, देश और विदेश से आए हुए साहित्य साधना में रत सभी हमारे विद्वान साहित्यकारगण, सम्मानित अतिथिगण और लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, आचार्यगण एवं प्यारे बच्चों, भारतीय भाषा महोत्सव 2020 का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय साधना और संस्कृति का आधार भारतीय भाषा के इन सभी मनुष्यों की उपस्थिति बहुत कुछ संदेश दे रही है। यह महोत्सव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। साथ ही साथ जिस विश्वविद्यालय में हम इस महोत्सव भाषा महोत्सव के आयोजन को संपन्न कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय का इस शताब्दी वर्ष भी प्रारंभ हुआ है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन भारतीयता के प्रति, भारतीय वाङ्मयता के प्रति हम सबके भावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इस दृष्टि में लखनऊ विश्वविद्यालय को और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान को हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक सफल आयोजन के लिए उन्हें मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि किसी भी मनुष्य के अभिव्यक्ति का आधार उसकी भाषा हो सकती है। साथ ही साथ एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ जो संवाद बनता है, इसका माध्यम भी भाषा ही होती है। भाषा के बगैर न संवाद स्थापित हो सकता है और न कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को ही व्यक्त कर सकता है। उस सब के बावजूद ये सब चीजें हमसे अशुद्धि बनी रहती है।
हम कहीं ना कहीं उसमें चूक कर देते हैं और फिर एक संकीर्णता वहां से उभर पड़ती है। भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती है कि एको हम बहुश्यामः। संस्कृत इस सब का आधार है। अगर भारत के अंदर आप जितनी भी भाषाएं हैं, यहां तक कि दुनिया की भी तमाम ऐसी भाषाएं हैं जिनका आधार संस्कृत है, और वहां से निकल करके फिर वह सभी को एक साथ जोड़ने की क्षमता भी रखती है। देश के बड़े भूभाग को जोड़ने का कार्य हिंदी करती है, और इसीलिए अब याद करिए, देश की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके हाथों में देश की स्वाधीनता का आंदोलन आया, तो उन्होंने एक स्वर से इस बात को बड़ी प्रखरता के साथ कहा। उन्होंने कहा, हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। उन्होंने हिंदी को पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की वकालत की, पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों को उसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया, और देखते ही देखते जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनके राज में सूर्य अस्त नहीं होता, उन अंग्रेजों को भी भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बड़ी ताकत होती है, इस शब्द की ताकत है। जिस भाव के साथ हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वह किस रूप में है, यह उस शब्द की ताकत को बढ़ाता है। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा ने इस शब्द को ब्रह्म कहा है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है, और सत्य है तो स्वाभाविक रूप से शाश्वत भी है। भाषा के शाश्वत स्वरूप को पहचानना और उसके अनुरूप लोगों के लिए सुलभ बना देना, वह एक अमर कृति बन जाती है। जहां पर भी शब्द के इस ब्रह्म के तत्व को समझने का प्रयास हमारे साहित्यकारों ने किया है, वहां पर वह शब्द ब्रह्म बनकर के शाश्वत बन गया। एक सामान्य व्यक्ति के मन में एक भावना फूटती है, अचानक उसके मुंह से एक श्लोक फूट पड़ता है, और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण के रूप में रच डालता है। एक लंबी कहानी है साहित्य की, और हम भारतवासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि दुनिया को साहित्य का पाठ तो हम लोगों ने पढ़ाया है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत देता है। लौकिक संस्कृत का सबसे बड़ा दुनिया का महाकाव्य भारत ने दिया है। महाभारत के रूप में एक ऐसा पवित्र ग्रंथ भी भारतीय मनीषा देती है, जिस बात को पूरी दमदारी के साथ कहने का साहस करती है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी इस धरती पर है वह इस ग्रंथ में है, और जो इसमें नहीं वो दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। ये केवल भारतीय मनीषा इस बात की दावा कर सकती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से वह सब कुछ दे दिया। रामचरितमानस तो अवधि में, लेकिन भक्ति के माध्यम से देश की स्वाधीनता की शक्ति को जगाने की कितनी ताकत रामचरितमानस ने दी, वह किसी एक बंधन में नहीं बंधा। हिंदी में है, संस्कृत में है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, कुछ नहीं। अवधि को भले ही भारत के संविधान ने मान्यता न दी हो,
लेकिन रामचरितमानस को तो भारत का जन जन समर्थन देकर के रामचरितमानस का पाठ करता है अपने घरों में। यह है भारत की ताकत, और यह वास्तविक ताकत, इस वास्तविक ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि आज भी हम अपने आप को पहचानने में भूल कर रहे हैं। मेरा यह मानना है हमारी हर भाषा रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। लोग कहते हैं संस्कृत में को रोजगार के साथ जोड़ो। ये भारत का ऋषि बहुत पहले जोड़ चुका है। मेरा यह मानना संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भूखों नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता, बशर्ते वह अपनी बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से कर दे। आखिर एक संस्कृत का पुरोहित का कार्य करने वाला व्यक्ति जाता है, पुरोहित का काम करता है, लोग उनका पैर भी छूते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और सम्मान भी बढ़ाते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? लेकिन हमने उस ताकत को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हम लोगों ने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण की एक बड़ी कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। वर्षों से तमन्ना थी लोगों की। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऑडियो दिया था। 100 वर्ष पहले गांधी जी आए थे, 1916 में गांधी जी आए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में, और उस समय उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान समय निकाल करके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। आज से 2 वर्ष पहले अगर आप भी काशी भगवान विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते तो बहुत संकरी गलियों से आपको जाना पड़ता है। बामुश्किल 5 फुट की संकरी गलियां थी। कहीं से भी आप आते थे 5 फुट के दायरे से होकर के आपको मंदिर में जाना होता था। गली होगी, भीड़ होगी तो गंदगी होगी, क्योंकि आबादी के बीच से गलियां थी। और एक आदत लोगों की बन चुकी होती है कि अपने घर का कूड़ा कोई और जगह मिले ना मिले, लेकिन सड़क तो खाली पड़ी होती है, ऊपर से उठा के फेंक दो नीचे। तो गलियों में और गंदगी का ढेर होता था। हो सकता 100 साल भी पहले ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि जब गांधी जी गए काशी विश्वनाथ मंदिर में तो उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कैसे हिंदू है, कैसी गलियां हैं, कितनी गंदगी फैला रखी है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, कीचड़ है। आप सोचिए 100 साल पहले काशी की आबादी इतनी नहीं रही होगी जितनी आज है, लेकिन तब भी ये स्थिति थी। और वही ऑडियो प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराया। कहा गांधी जी की बातों को सुनो। क्या कह रहे हैं गांधी जी और क्यों कह रहे हैं? क्या 100 साल के बाद कोई अंतर आया है? देश की आजादी के 70 वर्ष के बाद भी कोई अंतर दिखाई दे रहा है? हम पहले मान सकते थे 1947 से पहले यह देश गुलाम रहा होगा। उन 41 वर्षों को छोड़िए, आगामी 100 वर्ष के आगामी 70 वर्षों में क्या किया है आप लोगों ने? तो बहुत ध्यान से हम लोगों ने सुना। बड़ी कार्य योजना तैयार की गई, लेकिन मैं जानता था कि काशी में कार्य करना, विद्वानों के बीच में कोई काम करना तो बहुत कठिन काम होता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली स्थिति हो जाती है। 10 लोगों के 10 अलग अलग भाव होते हैं, उनकी दृष्टि अलग अलग होती है, उनके भाव अलग अलग होते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और हम लोगों ने तय किया कि हम संवाद बनाएंगे, इस समस्या का समाधान भी करेंगे। $300 मकान खरीदे गए।
शुरू में आंदोलन हुआ, आज आप जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में, आपको 5 फीट नहीं 50 फुट चौड़ा रास्ता मंदिर में जाने के लिए मिलेगा। और अभी 1.5 वर्ष के बाद जब काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने की है वह पूरी होगी, तो आप देखना कि स्वतंत्र भारत का, भगवान विश्वनाथ का एक ऐसा पवित्र धाम न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि दुनिया वासियों को मिलेगा, जो वास्तव में जिसके अनुरूप भगवान विश्वनाथ के धाम को होना चाहिए। उसका एक पक्ष ये, उसमें कई मंदिर निकले हैं, 67 मंदिर निकले हैं जो मकान लोगों ने बनाए थे, उन मकानों के अंदर ही उन सबको हम संरक्षित कर रहे हैं। काशी महात्मा में काशी के बारे में जो कुछ भी हैं, जिनके बारे में लोग कहते थे कि मंदिर टूट गए हैं, समाप्त हो गए हैं, कोई टूटा नहीं है, वे सब सुरक्षित हैं और उन सभी का हम संरक्षण करने जा रहे हैं। एक पक्ष इसका ही है, लेकिन दूसरा पक्ष जो लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं और वह इस बात को लेकर के कि मंदिरों में जाते हैं लोग जबरदस्ती हाथ पे रक्षा सूत्र बांध करके, फिर पंडागिरी से भी लोग बहुत परेशान होते हैं और अक्सर इसके बारे में लोग बहुत शिकायत करते हैं। तो हम लोगों ने कहा जब काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बड़ी कार्य योजना बनी है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से भी मुक्ति कैसे मिलनी चाहिए, ये कार्य भी होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेंटर वहां स्थापित किया। हमने कहा भी देखो, कोई भी पंडा, कोई भी पुरोहित अपने अनुसार पूजा नहीं करेगा। हम यहां पर एक सुगम्य दर्शन का एक स्थान खोल रहे हैं, सबका यहां रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को हम अवसर देंगे कि अगर कोई श्रद्धालु स्वयं दर्शन करना चाहता है वो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई चाहता है कि मुझे रुद्राभिषेक करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में दर्शन कराने के लिए योग्य गाइड चाहिए, तो वह गाइड का भी काम करे। वह व्यक्ति रुद्राभिषेक भी करा ले, वह व्यक्ति पूरा वहां की दर्शन भी करवा ले और दर्शन करवाने के साथ साथ प्रसाद भी लेकर के जाए। पैसा वह व्यक्ति किसी भी श्रद्धालु से नहीं लेगा। पैसा तो रजिस्ट्रेशन के समय सुगम्य दर्शन काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, बाकी उसको कुछ नहीं करना। वह व्यक्ति जाएगा, वहां दर्शन भी करवाएगा, पूजा भी करवाएगा, फिर श्रद्धालु को प्रसाद देकर के विदा भी करेगा। एक निश्चित कार्य योजना बनी। पहले चरण में हम लोगों ने 30 लोगों को रखा और 30 लोगों को रखने के बाद ये हुआ कि भाई 30 जो यहां पर पुरोहित का काम करते थे, इन लोगों को एक ट्रेनिंग दिला दो। हिंदी बोलते ही थे, संस्कृत का अभ्यास उनको करवाया गया, थोड़ा अंग्रेजी भी बोलना सिखाया गया और इसके बाद उनसे कहा गया कि कार्य प्रारंभ। पहले महीने में सशंकित था कि भाई 30 लोग ले तो लिए गए, लगता पैसा इनको हम लोगों को अपने पास से देना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य करेंगे, जो पंडागिरी से, पुरोहित्य से जो व्यक्ति 5,000 10,000 कमा पाता था, जिस व्यक्ति ने सबसे कम कमाया वो कमाया था 30,000 रुपया और जिसने मेहनत ठीक ढंग से की वो कमाया था 1.5 लाख रुपया एक महीने में। आज 100 से ज्यादा ऐसे गाइड हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जो सुगम्य दर्शन के भाव के साथ वहां रजिस्टर्ड हैं और उसके माध्यम से वे लोग पूजा भी कराते हैं, मंदिर में दर्शन भी करवाते हैं और श्रद्धालु को प्रसाद भी देते हैं। कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ये अपने आप में रोजगार का एक नया स्रोत वहां से प्रारंभ हो चुका है। एक नई पद्धति, हर एक मंदिर में संभावना है। दूसरा वहां पर कार्य किया गया, मंदिरों में पुष्प चढ़ाते हैं लोग। पुष्प एक समय के बाद है, भगवान को कितना पुष्प आप चढ़ाएंगे, पुष्प से ढक तो नहीं जाएंगे। फिर एक बार आपको हटाना ही है, तो हटाने के बाद अक्सर क्या होता है, जो पुजारी होता है वह पुष्प उठा करके फेंकता है।
और सफाई के चक्कर में कभी सड़क पे फेंक देता है, कहीं कोई कुआं है, कोई नाली है, कोई नदी है, इसमें फेंकता है। यानी जहां फेंक रहा है वहां कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि उस पुष्प को तो सड़ना है। सड़क पे फेंकेंगे तो पैरों से रोदा जाएगा, कुएं में फेंकेंगे तो गंदगी होगी, पुष्प सड़ेंगे तो कुएं का जल भी बदबू करेगा, नदी में फेंकेंगे तो वहां भी उसकी सड़न पैदा होगी। ये हुआ कि भाई इसको कुछ नया कार्य करिए। पूछा गया है भाई अगरबत्ती कहां से आती, पता लगा वियतनाम से। भारत में अगरबत्ती का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है कौन है? वियतनाम। वियतनाम अपने आप में एक बौद्ध राष्ट्र है, लेकिन अगरबत्ती सप्लाई करता है भारत में। यह अगरबत्ती भारत के अंदर क्यों नहीं बन सकती? हम लोगों ने चंदौली का एक गांव चिन्हित किया, एक नक्सल बाहुल्य गांव था। कभी इस गांव में नक्सली गतिविधियां थी, आज शांति है। तो हम लोगों ने वहां की महिलाओं को चुना। यह व्यवस्था हुई कि मंदिर के जितने पुष्प होंगे हम वहां पहुंचाएंगे और इस पुष्प से इत्र बनाने का काम, धूप और अगरबत्ती बनाने का काम, और जो शेष वेस्ट बनेगा उससे कंपोस्ट बनाने का काम गांव के लोग करेंगे, गांव की महिलाएं करेंगी। और प्रत्येक महिला इससे भी 9,000 से लेके 15,000 रुपए कमा रही है उस गांव में। यानी एक भाषा केवल संस्कृत से ही, संस्कृत के बारे में जानकारी ले ली, हिंदी के बारे में जानकारी ले ली, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलचाल की भाषा के रूप में अपना लिया, तो हम एक देव मंदिर को इतने लोगों के रोजगार का माध्यम बना सकते हैं। और ऐसे ही पूरे देश में भी, पूरी दुनिया में भी। आज दुनिया के ज्यादातर विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अपने यहां संस्कृत को या हिंदी को पढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन योग्य लोग चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए। या दुनिया में शिक्षकों की कमी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो गई, युवाओं की संख्या कम। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहां बुजुर्गों की संख्या अभी कम है और नौजवानों की संख्या ज्यादा है। दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और उसमें सबसे युवा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यानी एक उस अपने सौभाग्य को लेकर के आगे बढ़ना। अगर हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय केवल भाषा के बारे में ही जानकारी देना प्रारंभ कर देंगे, भाई योग्य शिक्षक, अभी हम लोगों ने एक परीक्षा दी थी, हमें शिक्षकों की आवश्यकता है। आश्चर्य करेंगे 70% लोग जिन्होंने बीएड किया था, बीटीसी किया था, फेल हो गए। यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी फेल हो गए। अगर आप टीईटी में ही पास नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षक बनेंगे कैसे? लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां टीईटी की आवश्यकता नहीं। टीईटी पहले यहां भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक शिक्षक पात्रता की परीक्षा आवश्यक है, उसके अनुसार परीक्षा प्रारंभ हो गई। लेकिन दुनिया के अंदर एक तो पहले अपने आप को तैयार करना, जिस कोर्स को हम देख रहे हैं उसको पूरी तन्मयता के साथ उसकी तैयारी करना, उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना। और फिर दुनिया के अंदर कौन सा देश ऐसा है जहां पर योग्य शिक्षक चाहिए? सब कुछ तो वही है, साइंस वही है, मैथ्स वही है, या अन्य किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे सब कुछ वही है। केवल वहां की एक लैंग्वेज आप सीख लें, वहां की भाषा का ज्ञान आपको हो जाए, तो आप देश में भी और दुनिया में भी, या भारत के लोगों को भी, अपने देश में उत्तर प्रदेश के लोगों को मराठी क्यों नहीं सीखनी चाहिए? तमिल और तेलुगु क्यों नहीं सीखनी चाहिए? हमारे अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, हिंदी के विद्वान हैं। आप जाइए, आज से 15 साल, 25 साल, 30 साल पहले पूर्वोत्तर के भारत में, मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में जितने भी शिक्षक गए हैं सब उत्तर प्रदेश से गए हैं।
उत्तर प्रदेश उसका केंद्र बिंदु था और उत्तर प्रदेश से ही सारे शिक्षक हैं। आप मध्य प्रदेश में आज भी चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, हरियाणा पंजाब चले जाइए, आप अरुणाचल और असम में चले जाइए, बड़ी संख्या में आपको उत्तर प्रदेश से मूल के जुड़े हुए शिक्षक दिखेंगे। एक समय के साथ वे गए, आज जब वहां पीढ़ी खड़ी हो गई, वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के अच्छी दिशा में आगे बढ़ी है। लेकिन हम उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को पीछे क्यों छोड़ दिए? भाषा को उसका माध्यम बनना चाहिए। और मैंने पिछले दिनों इसी बात को लेकर के लखनऊ में अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय को भी इसी बात को लेकर कहा। मैंने कहा ये समग्रता के साथ सोचिए, उर्दू फारसी या अरबी को ही क्यों सभी संपूर्ण भारतीय भाषाओं का अध्ययन केंद्र नहीं बन सकते? भाषा विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन सकता है? भाषा विश्वविद्यालय के रूप में इसको स्थापित करें, उसमें उर्दू भी हो, अरबी भी हो, फारसी भी हो, भारत की सभी भाषाएं हो और इन सब का एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरे। विश्वविद्यालयों में भी हमें इस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी, दुनिया की मांग के अनुरूप अपने यहां उस प्रकार के एक पाठ्यक्रम को तैयार करके फिर उसकी डिमांड के अनुसार सप्लाई की चेन तैयार करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रतिस्पर्धा में तब हम खड़ा हो पाएंगे और उस दृष्टि से अपने आप को तैयार करना। हर एक क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी कैसे? अगर हम भाषाओं से ही परहेज करेंगे। ये भाषाएं एक माध्यम है, लेकिन भाव तो सबके एक है और वह भाव है भारतीयता के। भारत के अंदर रहने वाला हर नागरिक भारत के एक नागरिक के रूप में भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए और फिर उन संभावनाओं को देखें जो भारतीय संस्कृति को समृद्धि की ओर अग्रसर करते हुए भारत के अंदर भारत की भाषाओं के माध्यम से ही हम उन भावों को आगे बढ़ा सकें जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके। और ये संभव है। विश्वविद्यालयों को इसका केंद्र बिंदु बनना पड़ेगा, उस दिशा में अपना कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा और वह कार्य हो सकता है। हिंदी किसी की विरोधी नहीं हो सकती, है भी नहीं। देश की आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रमुखता के साथ हिंदी को माध्यम बनाया था। आज भी वैश्विक स्तर पर आप देखते होंगे लोग आते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे देशों के राजदूत आते हैं। शुरू में आते थे तो अनिवार्य था उनके साथ अंग्रेजी में संवाद बनाना, लेकिन अब जब हम लोगों ने भी ये शुरू किया कि नहीं हम हिंदी में संवाद बनाएंगे, तो वो भी हिंदी सीख रहे हैं। अब ये हिंदी के संवाद के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए आते हैं। अब ये बाध्यकारी समाप्त हो गई और मुझे लगता है कि यह एक नई शुरुआत है। आपने देखा होगा वैश्विक मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी खोल करके हिंदी का प्रयोग करते हैं। दुनिया के अंदर जाकर के 50-50 हजार 1-1 लाख के जन सैलाब को दुनिया में हिंदी से संबोधन, हिंदी संबोधन के माध्यम से उनके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाता है, कितना भावनात्मक रूप से पूरी दुनिया भारत के साथ जुड़ती है। आज ये बंधन समाप्त हो गए, लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, स्वयं तैयार होना पड़ेगा। साहित्य से जुड़े हुए मनुष्यों को इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्य हो सकता है। डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है भाषा संस्थान के माध्यम से। वे इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले अध्येता हैं। विगत वर्ष भी उन्होंने जेएनयू में जाकर के इस प्रकार का सम्मेलन किया था और इस बार लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय इसका केंद्र बिंदु बन रहा है। और मैं मानता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारा जो ये युवा है
इसको एक समय के बाद अपने उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार और जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग दिखना चाहिए। और उसका माध्यम बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, अलग अलग फील्ड के अलग अलग दायरे हो सकते हैं। हम पाठ्यक्रम लेते समय ही उसको इस बात के लिए तैयार कर सकें कि वह अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया में कहां उसके लिए अच्छा होगा कि जहां उसको भेज सकेंगे, वहां जाकर के वह अपने पैरों पर खड़ा होकर के न केवल आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो, अपितु भारत के समृद्धि में भी योगदान दे सके। इस दृष्टि से हमें उसको स्वयं भी तैयार करना है और विश्वविद्यालयों को शुरू से ही, हमारे संस्थानों को प्रारंभ से ही इस बात को लेकर के अपने आप को तैयार करना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपने शताब्दी वर्ष में इस प्रकार के आयोजन से, दिखने के लिए छोटा सम्मेलन हो सकता है, क्योंकि भाषा तो दो ही अक्षरों से मिलकर के बना है, लेकिन इसके भाव बहुत विराट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस विराट भाव को अपने जीवन में अंगीकार किए जाने की आवश्यकता है और यह एक अवसर होगा जब लखनऊ विश्वविद्यालय इस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ कर सके। भाषा संस्थान के साथ मिलकर के उन्होंने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर और भी महत्वपूर्ण तरीके से कार्य किए जा सकते हैं। अपने युवाओं के लिए इस बार सरकार ने 2 स्कीम नई लागू की है। एक इंटर्नशिप की, और विश्वविद्यालयों को देखना चाहिए कि प्रदेश सरकार की इस इंटर्नशिप की इस स्कीम से हमारे युवा कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। ये इंटर्नशिप की स्कीम वह देश के और दुनिया के अंदर उनकी स्किल के लिए एक मंच का काम करेगा। दूसरा, हर एक जनपद में एक यूथ हब के निर्माण की दिशा में प्रयास प्रारंभ करना, हमें उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छे कार्य इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एनसीसी के हमारे कैडेट्स यहां पर हैं, एनसीसी और एनएसएस के जो हमारे स्वयंसेवक हैं, इनको भी अगर हम लोग वेलनेस सेंटर में थोड़ी भी पारंगत कर सके तो पूरी दुनिया टूट पड़ेगी भारत के अंदर हेल्थ केयर के फील्ड में, हेल्थ टूरिज्म में बहुत अच्छा स्कोप इनके लिए बन सकता है। और मुझे लगता है कि कुलपति जी स्वयं इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, वो स्वयं भी इस बारे में उन्होंने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होगा। और यह शताब्दी वर्ष के प्रारंभ का एक बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए हो सकती है कि भाषा संस्थान के साथ मिलकर के हम एक अच्छी दिशा में बढ़ सकें। नेक एक्रेडिटेशन के बारे में भी इस शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय को अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा देना चाहिए। हम लोगों की भी हार्दिक इच्छा है इस विश्वविद्यालय ने देश की अनेक विभूतियों को और अलग अलग फील्ड की विभूतियों को आगे बढ़ाया हो। उन सबको आदर्श के रूप में रख करके अपनी वर्तमान पीढ़ी को उस दिशा में बढ़ने के लिए हम प्रेरित कर सके, एक अच्छा प्रयास होगा। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय को शताब्दी वर्ष के अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाषा संस्थान और लखनऊ विश्वविद्यालय ने भारतीय भाषा महोत्सव के इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया है। यह भाषा महोत्सव देश और दुनिया से आए हुए इन सभी साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए मनुष्यों के साथ मिलकर के किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच करके भाषा को हम अपने लिए बोझ न बना करके, बल्कि भाषा संवाद के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन का भी एक सशक्त माध्यम बन सकता है। इस भावों को आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।